अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तलीमी तरबीती वीडियो के लिए हाफिज़ुल फ़कार शाहद के चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास 10 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। लेक्चर नंबर 1 यूनिट नंबर 1। इन चैप्टर नंबर 1 lecture number 1, in this lecture we will learn about problem solving, introduction of problem, introduction of problem solving method, algorithm एंड फ्लो चार्ट। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पे, एल्गोरिदम पे और फ्लो चार्ट पे। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या होती हैं, इनको कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है और इनका सलूशन निकालने के लिए किस किस स्टेप की ज़रूरत होती है। इन आर्टिकल नंबर 1.1 इंट्रोडक्शन, वी सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजंस एवरी डे एट होम, एट वर्क, एट प्ले एंड इवन एट द जनरल स्टोर। हम रोज़ाना घर पे, ऑफिस पे या खेल के मैदान में मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम का सामना करते हैं और उनको हल करते हैं। सम प्रॉब्लम्स एंड डिसीजंस आर वेरी चैलेंजिंग एंड रिक्वायर अ लॉट ऑफ थॉट, इमोशन एंड रिसर्च। कुछ प्रॉब्लम बहुत चैलेंजेबल होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, और कुछ प्रॉब्लम सिंपल होती हैं जिनके सलूशन के लिए कम वक्त में, कम स्टेप में ही हम उसका सलूशन निकाल लेते हैं। However, whatever the nature of the problem is, we always try to find multiple solutions so that we can have option to choose the best option। उस प्रॉब्लम की नेचर के बारे में जानना होता है। जब प्रॉब्लम की नेचर के बारे में हमें पता चल जाता है तो फिर उसके बारे में हम सलूशन निकालते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का एक से ज़्यादा सलूशन हो सकते हैं। अब उन सलूशन में से हमने ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा सलूशन बेस्ट है। जो सलूशन हमारा बेस्ट होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस सलूशन को अडॉप्ट करेंगे। आर्टिकल नंबर 1.2 प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में किस किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है और कौन कौन से स्टेप इसके लिए ज़रूरी होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्किल विच कैन बी डेवलप्ड बाय अ फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी स्किल है जिसके ज़रिए से मुख्तलिफ प्रॉब्लम को एक वेल ऑर्गेनाइज अप्रोच के ज़रिए सॉल्व किया जा सकता है। प्रोग्रामिंग इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। ये जो प्रोग्रामिंग है कंप्यूटर के अंदर, ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक्टिविटी है। If you are a good problem solver,
you have the potential to become a good programmer। अगर आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो फिर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर जब तक आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनते, आप अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते। क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर आपने बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना होता है। कुछ प्रॉब्लम सिंपल होती हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती हैं। जब आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं तो फिर आप अच्छे प्रोग्रामर भी बन सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स आर कवर्ड इन मैनी सब्जेक्ट एरियाज। मुख्तलिफ सब्जेक्ट के एरिया में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि बिज़नेस में भी आप देख सकते हैं मुख्तलिफ प्रॉब्लम है और उनको किस किस मेथड से, किन स्टेप से सॉल्व किया जा सकता है। स्टूडेंट्स लर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विद द रिलेटेड सिस्टम अप्रोच। लर्निंग के सिस्टम में भी स्टूडेंट को मुख्तलिफ प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं। अब इन प्रॉब्लम को कितनी आसान मेथड से या कितनी मुश्किल से आप सॉल्व कर सकते हैं। वाइल इंजीनियरिंग एंड साइंस स्टूडेंट्स यूज़ इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक मेथड। इंजीनियरिंग और साइंस के स्टूडेंट भी मुख्तलिफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंजीनियरिंग और साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रोग्रामर्स यूज़ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड। जो प्रोग्रामर होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड को यूज़ करते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मदरजा झैल जो स्टेप हैं इनको यूज़ किया जा सकता है। इन स्टेप्स की मदद से किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को समझने के बाद उसका सलूशन निकाला जाता है। फिर निकाले गए सलूशन में से जो बेस्ट सलूशन होता है उसको सिलेक्ट किया जा सकता है। ये जो दिए गए स्टेप हैं इनमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम की शनाख्त होनी चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद आप उसकी रिक्वायरमेंट पे बात कर सकते हैं, उसके सलूशन पे बात कर सकते हैं। जब आपको प्रॉब्लम की शनाख्त हो जाएगी फिर स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। अब उस प्रॉब्लम के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसके बाद थर्ड स्टेप में एनालाइज द प्रॉब्लम। फिर आप उस प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हैं। स्टेप 4 में डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रा फ्लो चार्ट। प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन करने के बाद, रिक्वायरमेंट्स लेने के बाद और प्रॉब्लम का एनालाइज करने के बाद हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम की हेल्प लेते हैं। फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम को डिटेल पे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। राइट द प्रोग्राम कोडिंग। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बनाने के बाद प्रोग्राम की कोडिंग की जाती है। चूँकि कंप्यूटर की लैंग्वेज है बाइनरी मीन 0 और 1। जितनी भी कोडिंग होगी वो प्रोग्राम लिखा जाएगा, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में फिर कन्वर्ट किया जाता है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम। उस प्रोग्राम को टेस्ट किया जाता है
अगर कोई एरर हो उसको डिबग करने के बाद प्रोग्राम को रन किया जाता है। इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, फिर उस प्रोग्राम पे की इम्प्लीमेंटेशन होती है। मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम, इम्प्लीमेंटेशन के बाद प्रोग्राम को मेंटेन किया जाता है। अगर किसी किस्म की अपडेशन की ज़रूरत हो तो फिर उसमें अपडेशन की जाती है। डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम, लास्ट जो स्टेप है उस प्रोग्राम की डॉक्यूमेंट की जाती है। स्टेप नंबर 1, प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टेप नंबर 1, आर्टिकल नंबर 1.2.1 प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। जितने भी हमने स्टेप्स देखे हैं, अब उन तमाम स्टेप्स पे तफसीली बात करते हैं कि उस प्रॉब्लम की शनाख्त कैसे की जा सकती है। आर्टिकल नंबर 1.2.1 प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हम बखूबी देखने लगे हैं। एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड इज ऑब्जर्व्ड केयरफुली, मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न are identified and irrelevant information is filtered out। जब हम इस स्टेज पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो हमें ये देखना होता है कि उस प्रॉब्लम के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए रेलिवेंट और इररेलिवेंट इंफॉर्मेशन कौन सी है, ताकि जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होंगी उनको हम यूज़ कर लेंगे, जो इररेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी उनको हम इग्नोर कर देंगे। सपोज वी वांट टू डेवलप अ सिंपल कैलकुलेटर, अगर हम सादा किस्म का कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं। आवर मेजर कंसर्न इज हाउ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जब हम सादा किस्म का एक कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी जो बेसिक कंसर्न होगी वो अरिथमेटिक ऑपरेशन होगी, जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर मुनहसिर है। इसके अलावा जितने भी ऑपरेशन होंगे वो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। हाउ रिजल्ट शुड बी डिस्प्लेड, how input should be accepted. We are not interested in how the sine or tan are calculated. इस बेसिक कैलकुलेटर को बनाने के लिए हम ना तो साइन पे बात करेंगे ना tan पे बात करेंगे। ये जितनी भी ऑपरेशन हैं ये हमारे इस बेसिक कैलकुलेटर के लिए इररेलिवेंट इंफॉर्मेशन होंगी, इनको हम इग्नोर करेंगे। हाउ इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है हम बेसिक कैलकुलेटर पे इस पे भी बात नहीं करेंगे। एंड हाउ आर अदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म, और दूसरे जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं उनको कैसे परफॉर्म किया जाता है हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं होगा, क्योंकि हमने सिंपल बेसिक कैलकुलेटर बनाना है जिसके लिए अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही यूज़ किए जाएंगे। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी उनको हम इररेलेवेंट डाटा समझते हुए इग्नोर करेंगे। These are irrelevant to use, so we shall not bother about these. In this way, by filtering out irrelevant information, we can concentrate on the actual problem. इस तरीके से irrelevant जो information है उसको फिल्टर करने के बाद हम एक्चुअल प्रॉब्लम के लिए जो रेलिवेंट डाटा होगा, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी, उसको हासिल करके फिर उस पे मज़ीद हम प्रोसेस कर सकते हैं। प्रॉब्लम के पहले स्टेप में प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन करने के बाद
स्टेप 2 आर्टिकल नंबर 1.2.2 जिसके अंदर हम रिक्वायरमेंट्स पे बात करने लगे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड हैं। मोस्ट ऑफ द यूज़र्स कैन नॉट एक्सप्लेन देयर एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। ज़्यादातर जो यूज़र हैं वो अपनी एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं करते, जिसकी वजह से मुख्तलिफ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। दे आर अनसर्टेन अबाउट व्हाट दे वांट टू डू विद द सॉफ्टवेयर। जब तक उनको ये नहीं पता होगा कि ये सॉफ्टवेयर किस मकसद के लिए यूज़ होगा, तब तक उससे वो डिज़ायर जो रिज़ल्ट है वो अचीव नहीं कर सकते। सो दे अपीयर विद द वैग्यू सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स इन माइंड विच मे लीड टू अ रॉन्ग सोल्यूशन। इस तरीके से जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा वो रॉन्ग मेथड की तरफ चला जाएगा, क्योंकि उसके पास इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। यही नहीं पता कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सॉफ्टवेयर है ये किस तरीके से वर्क करेगा। दिस स्टेज डिमांड्स टू मेक क्लियर द यूज़र्स रिक्वायरमेंट्स। इस तरीके से यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सी रिक्वायरमेंट इस प्रॉब्लम के लिए चाहिए, सो दैट a proper solution could be suggested. This stage involves the formation of requirements document which describes the features the system is expected, provide the restrictions under which it must operate. इस तरीके से जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स होंगी उनका पता चल जाएगा, और किन चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन है उस चीज़ की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। विच इट मस्ट ऑपरेट, जिनको मस्ट ऑपरेट करना चाहिए उस चीज़ का नॉलेज हो जाएगा। एंड एन एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड अ बेसिक फॉर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। और उसके लिए उस सॉफ्टवेयर की जो एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन होगी उसको डिज़ाइन करने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो भी प्रोवाइड की जा सकती हैं। आर्टिकल नंबर 1.2.3 एनालाइज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट के बाद थर्ड स्टेप में हम देखते हैं कि उस प्रॉब्लम को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है। एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम इज डीकम्पोज इनटू सब प्रॉब्लम्स। जैसा कि प्रॉब्लम पे बात की जाए तो प्रॉब्लम बाद औकात बहुत बड़ी होती हैं और बाद औकात बहुत छोटी होती हैं। जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती हैं तो उनको छोटी छोटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जिसको हम सब प्रॉब्लम्स ही कहते हैं। उसके पार्ट्स बना लिए जाते हैं, जिस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। Rather on concentrating the bigger problem as a whole, we try to solve each sub problem separately. इसके बजाय कि हम उस बड़ी प्रॉब्लम को एक ही दफ़ा हल करना शुरू कर दें, इससे बेहतर है कि हम उस प्रॉब्लम को, बड़ी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लें और सेपरेटली हर
प्रॉब्लम को सॉल्व करके आसानी से हम उसका सलूशन निकाल सकते हैं। दिस लीड्स टू अ सिंपल सलूशन। इस तरीके से हम एक सिंपल आसान सा सलूशन निकाल सकते हैं। दिस टेक्निक इज़ नोन एज टॉप डाउन डिज़ाइन। इस टेक्निक को हम टॉप डाउन डिज़ाइन भी कह सकते हैं। आल्सो कॉल्ड डिवाइड एंड कॉन्कर रूल। और इस टेक्निक को हम डिवाइड एंड कॉन्कर रूल भी कह सकते हैं। Here we may ask certain questions to approach the right solution। किसी भी प्रॉब्लम का सही सलूशन निकालने के लिए हम ये मदरजा झैल क्वेश्चन जो हैं वो पूछ सकते हैं और इन पे बात कर सकते हैं। जब हम किसी भी प्रॉब्लम पे को सॉल्व करने के लिए इन क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर हमारे लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। हाउ मैनी सॉल्यूशंस आर देयर टू द गिवन प्रॉब्लम, कि उस प्रॉब्लम के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। विच वन इज द बेस्ट सॉल्यूशन, जो हमने सॉल्यूशन निकाले हैं उनमें कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट होगा। कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड ऑन कंप्यूटर, क्या उस प्रॉब्लम को कंप्यूटर पर सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं। व्हाट आर इनपुट एंड आउटपुट, उस प्रॉब्लम के लिए कौन कौन सी इनपुट है और इसकी आउटपुट क्या हो सकती है। हाउ कैन द बिगर प्रॉब्लम बी डिवाइडेड इनटू सब प्रॉब्लम्स, एक बड़ी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम के अंदर, छोटी प्रॉब्लम के अंदर कैसे डिवाइड किया जा सकता है। जब हम इस चीज़ के बारे में जान लेंगे तो हमारे लिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान हो सकता है। आर्टिकल नंबर 1.2.4 डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट। डिज़ाइन एल्गोरिथम और ड्रॉ फ्लो चार्ट पे बात करने के लिए हमें इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एल्गोरिथम जब हम बनाते हैं तो हम एक्चुअल लैंग्वेज जो है उसको यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ स्टेप को इस्तेमाल करते हुए हम एक प्रॉब्लम का एल्गोरिथम बनाते हैं। जबकि हम फ्लो चार्ट जब बनाते हैं तो फ्लो चार्ट के लिए हम मुख्तलिफ सिंबल्स को यूज़ करते हैं और इन सिंबल का फ्लो देखते हैं कि ये किस तरफ फ्लो कर रही हैं। किस सिंबल से हम इनपुट लेते हैं, किस सिंबल से हम डिसीजन निकालते हैं और किस सिंबल से हम प्रोसेस करते हैं और किस सिंबल से हम आउटपुट लेते हैं। यानी सिंबल्स की मदद से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और जब हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम होगी तो फिर हम एल्गोरिथम को इस्तेमाल करेंगे और जब हमारे पास छोटी किस्म की प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए हम फ्लो चार्ट को इस्तेमाल करेंगे। डिज़ाइनिंग द एल्गोरिथम रिक्वायर्स टू डेवलप अ फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम। जब भी हम एल्गोरिथम की मदद से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप होंगे वो फाइनाइट होंगे। इट इज़ देन वेरीफाइड दैट वेदर द एल्गोरिथम सॉल्व्स द प्रॉब्लम एज इंटेंडेड और नॉट। ये इस चीज़ के लिए तस्दीक करता है कि जो एल्गोरिथम है उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकता है कि नहीं, उसका एग्जैक्ट आंसर दे सकता है कि नहीं। Writing algorithm is often the most difficult part of the problem solving process।
प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के लिए एल्गोरिदम को राइट करना एक बहुत ही मुश्किल स्टेप समझा जाता है, ये हो भी सकता है। मोस्ट कंप्यूटर एल्गोरिदम्स परफॉर्म एट लीस्ट फॉलोइंग 3 स्टेप्स। ज़्यादातर जो कंप्यूटर एल्गोरिदम हैं वो ये 3 स्टेप मस्ट परफॉर्म करते हैं। इससे ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कम से कम ये 3 स्टेप जो है हर एल्गोरिदम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, गेट डाटा यानी इनपुट लेना। जब हम गेट डाटा की बात करेंगे इसका मतलब है हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। परफॉर्म कंप्यूटेशन यानी प्रोसेस करना, वो जो डाटा हमने इनपुट किया है, यूज़र से डाटा लिया है, अब उस पे मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे जिसको हम प्रोसेसिंग भी कहते हैं। डिस्प्ले रिज़ल्ट यानी कि उस प्रोसेस फॉर्म किए हुए डाटे को अब इंफॉर्मेशन की फॉर्म के अंदर उसकी आउटपुट निकालना। जितने भी एल्गोरिदम होंगे हर एल्गोरिदम में ये 3 स्टेप मस्ट होंगे। A program is a set of instruction given to the computer to solve a particular problem। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, हम उन इंस्ट्रक्शन को एक प्रोग्राम कहते हैं। उन इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम कहते हैं। इट इज़ रिटन इन आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम एल्गोरिदम को डिज़ाइन कर रहे हैं तो सिंपल यू कैन से कि हम एक सादा किस्म की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। उसके बाद जब हम मुख्तलिफ लैंग्वेज के अंदर, सी के अंदर, C++ के अंदर, जावा के अंदर मुख्तलिफ लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम प्रोग्राम लिखेंगे, तो इसका मतलब है हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम को राइट कर रहे हैं, जो कि बाद में कन्वर्ट की जाती हैं 0 और 1 में। 0 और 1 कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज है जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। कंप्यूटर को 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं समझ आ सकता। जितना भी हम उसको डाटा प्रोवाइड करते हैं वो बाद में उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करने के बाद, उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, फिर हम हमारी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद इंफॉर्मेशन की सूरत में हमें वो आउटपुट देता है। डेस्क चेकिंग। डेस्क चेकिंग क्या होती है? डेस्क चेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ केयरफुली ऑब्जर्विंग द वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की वर्किंग को केयरफुली जानना, उसको ऑब्जर्व करना डेस्क चेकिंग कहलाता है। ऑन द पेपर फॉर सम टेस्ट डाटा, कुछ डाटे को टेस्ट करने के लिए जब हम पेपर पे एल्गोरिदम की वर्किंग को ऑब्जर्व करते हैं तो इसका मतलब है कि हम डेस्क चेकिंग कर रहे हैं। एल्गोरिदम इज प्रोवाइड अ वेरिएबल सेट ऑफ इनपुट फॉर विच द आउटपुट इज एग्जामिन्ड। एल्गोरिदम इनपुट लेने के बाद उस डाटे पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है जिसको प्रोसेसिंग कहते हैं, और फिर बाद में हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। ड्रा द फ्लो चार्ट, जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि फ्लो चार्ट को ड्रा करने के लिए हम सिंबल को यूज़ करते हैं। मुख्तलिफ सिंबल की मदद से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्लो चार्ट को ड्रा करते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। आफ्टर डिज़ाइनिंग द एल्गोरिदम द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ड्रा अ फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो फ्लो चार्ट बनाना होता है।
Flowchart in fact maps the algorithm to a particular pictorial representation which helps in understanding the flow of control। यानी उस फ्लो चार्ट के अंदर इंस्ट्रक्शन का फ्लो किस तरफ कंट्रोल किया जा रहा है, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से ली जाती है। यानी पिक्चर की मदद से, मुख्तलिफ सिंबल की मदद से इसको सॉल्व किया जाता है। Data in algorithm, we shall discuss in detail the way the flow chart is drawn later in this chapter। इस चैप्टर में हम मज़ीद जो है फ्लो चार्ट को कैसे ड्रा किया जाता है वो नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा 1.2.5 राइट द प्रोग्राम कोडिंग। This step involves the conversion of an algorithm to a program written in any programming language। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को जब कोड किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है, तो वो सारे का सारा स्टेप इस कोडिंग के स्टेप में होता है। For this purpose, the programmer must know the syntax of the programming language choose। इस मकसद के लिए प्रोग्रामर जो है उसको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। The grammatical rules of a programming language to write programs are referred to as syntax of that programming language। जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए आप उनको सिंटैक्स कह सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है आर्टिकल नंबर 1.2.6 टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम। इन दिस आर्टिकल we are going to know about debug the program and test the program। This stage requires evaluating the program to verify that it works as desired। Don't rely on just one test case, run the program several times using a different set of data, making sure that it works correctly for every situation provided in the algorithm। algorithm के अंदर हम एक से ज़्यादा मर्तबा उस प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के लिए हम ये देखते हैं कि इसमें किसी किस्म का फॉल्ट तो नहीं, ये करेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं। If it is not producing desired result, अगर ये desired result नहीं देता, then errors, bugs, error को हम bugs भी कह सकते हैं, error को हम bugs भी कह सकते हैं। Then errors, bugs must be pointed out and debugged। अगर हमारा रिज़ल्ट जो है वो डिज़ायर के मुताबिक ना आए, इसका मतलब है कि हमारे प्रोग्राम में, हमारे एल्गोरिदम में किसी ना किसी स्टेप के अंदर कोई बग होगा, कोई एरर होगा, जिसको पॉइंट आउट किया जाता है, फिर उसके बाद उसको डिबग किया जाता है। डिबगिंग कैसे की जाती है? डिबगिंग होती क्या है? डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम के अंदर एरर को फाइंड करना और रिमूव करना डिबगिंग कहलाता है।
डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम के अंदर एरर को फाइंड करना और रिमूव करना, ये सारा स्टेप डिबगिंग कहलाता है। एरर्स मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स: सिंटैक्स एरर्स, रन टाइम एरर्स एंड लॉजिकल एरर्स। सिंटैक्स एरर क्या होते हैं, रन टाइम एरर्स क्या होते हैं और लॉजिकल एरर क्या होते हैं, अब हम इन पे बात करते हैं। Syntax errors. A syntax error occurs when the program violates one or more grammatical rules of the programming language. जब भी प्रोग्राम के अंदर एक या एक से ज़्यादा ग्रामेटिकल प्रॉब्लम आएंगी तो इसका मतलब है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर सिंटैक्स एरर है। जैसा कि हम टाइप करें प्रिंट इंस्टेड ऑफ प्रिंट, ये एक ग्रामेटिकल एरर है कि जब हम प्रिंट की कमांड लिखते हैं इसका मतलब है कि जो डाटा हमारा प्रोसेस हो चुका है इनपुट देने के बाद उसको प्रिंट कर दो, बजाय इसके कि हम प्रिंट टाइप करें, हमसे अगर प्रिंट PINT यानी R जो है वो ना लिखा जाए तो इसका मतलब है कि हमसे ग्रामेटिकल मिस्टेक हो चुकी है जो कि सिंटैक्स एरर कहलाता है। रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है? अ रन टाइम एरर occurs when the program directs the computer to perform an illegal operation such as dividing a number by 0। जब कंप्यूटर से इल्लीगल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएं तो इसका मतलब है कि हमारे उस प्रोग्राम के अंदर रन टाइम एरर है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाए। हम किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से तो डिवाइड कर सकते हैं, मगर जब हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे इसका मतलब है कि इसका आंसर अनडिफाइन है, इसका आंसर नहीं आ सकता। तो जब इस तरह की मिस्टेक होंगी, इस तरह के एरर होंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर रन टाइम एरर है। लॉजिकल एरर क्या होते हैं? लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स occur when a program follows a wrong logic the translator, compiler और इंटरप्रेटर। ट्रांसलेटर 2 किस्म के होते हैं, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर। लॉजिकल एरर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ट्रांसलेटर की हेल्प लेते हैं। अ लॉजिकल एरर्स occur when a program follows a wrong logic। जब प्रोग्राम के अंदर रॉन्ग लॉजिक होंगी तो हमारे प्रोग्राम के अंदर लॉजिकल एरर होगा। द ट्रांसलेटर डज नॉट रिपोर्ट एनी एरर मैसेज फॉर अ लॉजिकल एरर। जो ट्रांसलेटर है उसकी रिपोर्ट तो नहीं करेगा, मगर करेगा तो क्या करेगा? दीज आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर्स टू लोकेट। इनको लोकेट करना बहुत मुश्किल होता है। लॉजिकल एरर्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय जस्ट लुकिंग एट द रॉन्ग आउटपुट। लॉजिकल एरर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम जब आउटपुट को देखते हैं तो हमारी जो आउटपुट है वो एग्जैक्ट नहीं आती। लॉजिकल एरर आप कह सकते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो उसने वर्क तो किया, वो चला तो ठीक है, मगर उसने जो आउटपुट दी है वो हमारी वो डिज़ायर जो आउटपुट थी वो नहीं हमें मिली, यानी रॉन्ग आउटपुट जब हमें देगा तो इसका मतलब है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या है? लॉजिकल एरर है।
आर्टिकल नंबर 1.2.7 इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है? वंस द प्रोग्राम हैज़ बीन टेस्टेड thoroughly, it must be installed or put into operation at the site where it will be used। जब भी प्रोग्राम को टेस्ट किया जाए तो टेस्ट करने के बाद उस प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जा सकता है या उसको चलाया जा सकता है। इनटू ऑपरेशन एट द साइट वेयर इट विल बी यूज्ड, यानी जिस साइट में उसका इस्तेमाल होगा वहाँ उसको इंस्टॉल किया जा सकता है। टेस्टिंग के बगैर उस प्रोग्राम को इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। दिस इज़ नोन एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। ये सारा प्रोसेस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। इन आर्टिकल नंबर 1.2.8 maintain and update the program। Program maintenance is an ongoing process of upgrading the program to accommodate new hardware or software requirements and introducing minor improvement। किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के अंदर कम या ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए हम उसके अंदर अपडेशन कर सकते हैं। तो ये सारा रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। एसेंशियली इट इज़ द एक्सपेंशन, अपडेटिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ अ प्रोग्राम आफ्टर इट्स इंस्टॉलेशन। उसकी इंस्टॉलेशन के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है जो कि डिज़ायर रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती है। रेगुलर मेंटेनेंस इज़ essential to the continued usefulness of program। A proper maintenance depends on the existence of complete documentation। जो प्रॉपर मेंटेनेंस होगी वो डिपेंड करेगी उस मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन की एग्जिस्टेंस पर। लास्ट स्टेप आर्टिकल नंबर 1.2.9 डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट करना। डॉक्यूमेंटेशन इज द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोग्राम्स, एल्गोरिथम, डिज़ाइन, कोडिंग एंड मेथड, टेस्टिंग एंड प्रॉपर यूजेज। डॉक्यूमेंटेशन जो है ये किसी भी प्रोग्राम, एल्गोरिथम, कोडिंग की डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है जो कि की जाती है। डॉक्यूमेंटेशन इज़ वैल्यूएबल फॉर द यूज़र्स हु रिले अपॉन द प्रोग्राम ऑन अ डे टू डे बेसिस। डॉक्यूमेंटेशन यूज़र के लिए वैल्यूएबल होती है जो कि डे टू डे बेसिस पर उस प्रोग्राम पर रिलाई कर रहा होता है। एंड फॉर द प्रोग्रामर हु मे बी कॉल्ड ऑन टू मॉडिफाई और अपडेट। और प्रोग्रामर के लिए भी जो कि उस प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन कर सकता हो या उसमें अपडेट कर सकता हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है
वो है एल्गोरिदम। इन आर्टिकल नंबर 1.3 अब हम एल्गोरिदम पे डिटेल से बात करते हैं। इससे पहले हमने एल्गोरिदम के बारे में बस शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम डिटेल से बात करते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है। An algorithm is a finite set of steps which, if followed, accomplish a particular task। किसी भी ख़ास किस्म के टास्क को कंप्लीट करने के लिए फाइनाइट सेट जो होते हैं स्टेप्स के, उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। एन एल्गोरिदम मस्ट बी क्लियर, वो एल्गोरिदम क्लियर होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए यानी महदूद होना चाहिए, एंड अफेक्टिव और उसका अफेक्ट भी होना चाहिए। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एल्गोरिदम इज स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको हम स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम कहते हैं। लाइक आ टू डू लिस्ट, यानी जिसको हम आ टू डू लिस्ट कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर स्टेप्स। ये नंबर स्टेप्स की एक सीक्वेंस होती है, यानी कि सीक्वेंस के ज़रिए हम स्टेप वाइज चलते जाते हैं और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक एल्गोरिदम हम देखते हैं जो कि हमें प्रॉब्लम नंबर 2 में दिखाया गया है कि जब हम चाय बनाना चाहते हैं, मेकिंग टी, तो हम इस प्रॉब्लम को एल्गोरिदम की मदद से कैसे सॉल्व करते हैं, किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम ये एल्गोरिदम को राइट करते हैं। स्टेप फॉर्म एल्गोरिदम में देखें, एन इनिशियल अटेम्प्ट एट एन एल्गोरिदम मैजिक बी। सबसे पहले हम पुट टी लीव्स इन पॉट, बॉयल वाटर, ऐड वाटर टू पॉट, वेट 5 मिनट्स, प्योर टी इनटू कप। चाय बनाने के लिए सबसे पहले हम चाय की लिए किसी बर्तन की ज़रूरत होती है। बर्तन को लेने के बाद उसमें हम मटेरियल ऐड करते हैं। वो स्टेप वाइज हम पहले पानी को डालने के बाद उसमें शुगर और टी मिक्स करते हैं और मिल्क मिक्स करते हैं। कुछ वक्त के लिए हम उसको गर्म होने के लिए यानी पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये जितना भी काम है ये स्टेप वाइज हम करते जाते हैं। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम को स्टेप वाइज सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हम एल्गोरिदम में देख रहे हैं। एल्गोरिदम की मज़ीद एग्जाम्पल को देखने के लिए हम एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 पे बात करते हैं। इन एग्जाम्पल नंबर 1, राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। पहले 50 कुदरती नंबर यानी नेचुरल नंबर का सम मालूम करने के लिए हम एक एल्गोरिदम को लिखने लगे हैं। एल्गोरिदम बिगिन सम 0। सबसे पहले जब हम एल्गोरिदम को स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास उस एल्गोरिदम का जो मजमूआ है वो है 0। नेक्स्ट नंबर 0 से स्टार्ट करेंगे। डू वाइल n लेस देन आर इक्वल टू नंबर, यानी तब तक हमारी इनपुट ली जाएगी जब तक हमारा नंबर इस 50 से
छोटा होगा या इस 50 के इक्वल आ जाएगा। इस लेस देन और इक्वल का साइन यूज़ करने का मकसद ये है कि हमने 50 नेचुरल नंबर का मजमूआ निकालना है और ये एल्गोरिदम को 50 तक का नंबर लेने के लिए परमिशन देगा। जैसे ही 50 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी या बड़ा नंबर आ जाएगा तो उसको इसके अंदर ऐड नहीं होने देगा। इस ऑपरेशन लेस देन और इक्वल का यही मकसद है कि जब भी हम जितनी वैल्यू लेंगे वो लेस देन 50 या इक्वल टू 50 होंगी। इस एल्गोरिदम में हम सम कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि सम इज इक्वल टू सम प्लस n। सबसे पहले हमारे पास जो सम है वो है 0 और जो नंबर हम लेने लगे हैं वो 0 से लेके 50 तक होंगे। 0 हमारे पास सम है, उसके अंदर अगला नंबर ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास वो नेक्स्ट नंबर आता जाएगा। वो नंबर आएगा, वो नंबर उसमें एक ऐड करते जाएंगे। इस तरीके से हम स्टेप वाइज एल्गोरिदम को लिखते हुए एंड डू करेंगे और बाद में इस एल्गोरिदम को एंड कर देंगे। यानी हमने 50 कुदरती नंबर 50 नेचुरल नंबर का मजमूआ निकालने के लिए, सम निकालने के लिए एक छोटा सा एल्गोरिदम देखा जिसमें हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई, वो लेस देन और इक्वल है, यानी जब भी हम वैल्यू लेंगे वो 50 से कम या 50 के इक्वल होंगी। दूसरी एग्जांपल में हम देखते हैं राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए हम एल्गोरिदम की मदद से उसको सॉल्व कर सकते हैं। बिगिन, हमारा एल्गोरिदम जो है वो बिगिन शुरू हो चुका है। फैक्टोरियल अभी हमारे पास 1 है और नंबर हमारे पास 1 है। प्रिंट एंटर आ नंबर, जो भी नंबर ऐड किया जाएगा, एंटर किया जाएगा, उसको प्रिंट कर दे। इनपुट नंबर, उस नंबर की जो इनपुट होगी उसको प्रोसेस करने के बाद फॉर n इज इक्वल टू 1 टू उस यानी कि उस नंबर तक। फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए फैक्ट इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर। अभी हमारे पास फैक्टोरियल है 1 और नंबर है हमारे पास n। हम फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए उस फैक्टोरियल को नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और नेक्स्ट ये प्रोसेस चलता जाएगा। इस तरीके से हम एल्गोरिदम की मदद से उस नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अब हम बात करने लगे हैं फ्लो चार्ट पे। फ्लो चार्ट क्या होता है, ये किस तरीके से वर्क करता है। आर्टिकल नंबर 1.4 फ्लो चार्ट्स। स्टूडेंट्स, पहले भी हमने देखा फ्लो चार्ट के बारे में कि जब भी फ्लो चार्ट वर्क करेगा ये विद हेल्प ऑफ सिंबल्स, मुख्तलिफ सिंबल की मदद से फ्लो चार्ट को यूज़ किया जा सकता है। और जब भी हमने फ्लो चार्ट को यूज़ करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर तो हमें इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम हमारे पास शॉर्ट होंगी उसके लिए हम फ्लो चार्ट को यूज़ करेंगे। जैसे ही हमारे पास प्रॉब्लम लार्ज होती जाएंगी या बड़ी होती जाएंगी उसके लिए हम एल्गोरिदम को यूज़ करेंगे। फ्लो चार्ट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है उस एल्गोरिदम की जो हमने ड्रा किया है और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सिंबल्स, कि किस सिंबल से हमने स्टार्ट किया है, किस में हमने प्रोसेस किया है, किस सिंबल्स में हमने डिसीजन लिया है और कहाँ पे हमने आउटपुट लेने के बाद हमने उसको एंड कर दिया है। इट इज़ अ वे ऑफ विजुअली प्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ डाटा
ये विजुअली डाटा को प्रेजेंट करने का एक मेथड है। द ऑपरेशंस परफॉर्म विद इन द सिस्टम एंड द सीक्वेंस इन विच दे आर परफॉर्म्ड। जो ऑपरेशन उस सिस्टम के अंदर एक सीक्वेंस के तहत उस सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, उनका फ्लो दिखाया जाता है। द फ्लो चार्ट इज़ सिमिलर टू द लेआउट प्लान। फ्लो चार्ट जो है लेआउट प्लान की तरह होता है। ऑफ आ बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग का जो लेआउट होता है उसी तरह जो फ्लो चार्ट है हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस लेआउट की तरह होता है किसी भी बिल्डिंग के। एज वी नो अ डिज़ाइनर ड्रा अ लेआउट प्लान बिफोर स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन। हमें इस चीज़ का पता है कि कोई भी डिज़ाइनर किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उसका लेआउट तैयार करता है। ऑन अ बिल्डिंग सिमिलर अ प्रोग्रामर परफॉर्म्स टू ड्रा अ फ्लो चार्ट प्रायर टू राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। इसी तरह कोई भी प्रोग्रामर जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम राइट करने के लिए सबसे पहले उसका फ्लो चार्ट बनाकर देखता है। अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो तो उसको हाईलाइट करने के बाद, उनको निकालने के बाद फिर वो कंप्यूटर प्रोग्राम को राइट करता है। एज इन द केस ऑफ ड्राइंग ऑफ अ लेआउट प्लान, द फ्लो चार्ट इज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू डिफाइंड रूल्स। इस फ्लो चार्ट को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स मुकर्रर किए गए हैं और वो रूल जो है कुछ सिंबल्स की मदद से काम करेंगे। इन आर्टिकल नंबर 1.4.1 सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट्स कि फ्लो चार्ट के कौन कौन से सिंबल्स हैं और इनका क्या ऑब्जेक्ट है, ये किस मकसद के तहत इस फ्लो चार्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले इस सिंबल पे बात करते हैं कि जब भी हमने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना है तो इस सिंबल को हम यूज़ करेंगे। इस सिंबल का मतलब है स्टार्ट या एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। जब भी हमने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना है या एंड करना है तो इस सिंबल को हम यूज़ करेंगे। इस सिंबल का मतलब है प्रोसेसिंग। मुख्तलिफ ऑपरेशन, वो अरिथमेटिक ऑपरेशन हो, लॉजिकल ऑपरेशन हो या कोई और भी ऑपरेशन हो, उन ऑपरेशन को जब भी हम यूज़ करेंगे तो इस सिंबल की मदद से उन ऑपरेशन को की प्रोसेसिंग की जाएगी। इनपुट एंड आउटपुट, जब भी हमने यूज़र से डाटे को इनपुट लेना है या प्रोसेस करने के बाद उसकी आउटपुट देनी है तो इस सिंबल को हम एज ए इनपुट और एज ए आउटपुट यूज़ करते हैं। इस सिंबल का क्या मतलब है? ये सिंबल डिसीजन मेकिंग के तौर पे काम करता है। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, ये चेक किया जाता है कि आया कि ये जो रिज़ल्ट है ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो ट्रू है तो उसकी आउटपुट जो है वो शो कर दी जाती है। अगर उसमें कोई फॉल्ट हो तो उस पे दोबारा प्रोसेसिंग के लिए कॉल की जाती है, फिर उस कॉल की हुई इनपुट को दोबारा प्रोसेस किया जाता है, फिर आके इस डिसीजन मेकिंग सिंबल के अंदर चेक किया जाता है। तब तक ये प्रोसेस जारी रहता है जब तक वो कंडीशन ट्रू ना हो जाए। कनेक्टर, इस सिंबल का मतलब है कि जब हम फ्लो चार्ट लिखते हैं तो फ्लो चार्ट बाद औक़ात बड़ा हो जाता है, वो एक पेज पर पूरा नहीं आता। एक पेज के अलावा वो किसी दूसरे पेज पर भी मौजूद होता है। तो मुख्तलिफ पेज पर जब फ्लो चार्ट होता है उसको, उसके फ्लो को कनेक्ट करने के लिए हम इस सिंबल को यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं कनेक्टर। जैसा कि इसके नाम से ही वाज़ेह है कि ये है कनेक्टर।
नेक्स्ट जो सिंबल है इसका मतलब है ऑफ पेज या ऑन पेज कनेक्टर, कि ये उस पेज पर का कनेक्टर है या उस पेज का कनेक्टर नहीं है। फ्लो ऑफ लाइन, ये दो किस्म की लाइनें हमें दिखाई गई हैं जो ये जाहिर करती हैं कि फ्लो चार्ट के अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं, जो इनपुट दी जा रही हैं, जो प्रोसेसिंग हो रही है, उसका फ्लो किस तरफ है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। जब हम फ्लो चार्ट के अंदर अपने ऑपरेशंस का फ्लो शो करना चाहें तो हम इन फ्लो लाइंस को यूज़ करते हैं। इस सिंबल का मतलब है प्री डिफाइंड प्रोसेस या फंक्शंस सब रूटीन्स। ज़्यादातर हमें इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ती, मगर बाद का अगर पड़ जाए तो इस सिंबल को इस्तेमाल करते हुए हम इस चीज़ की वजाहत करते हैं कि ये प्री डिफाइंड प्रोसेस है, यानी कि ये प्रोसेस पहले भी डिफाइन किया जा चुका है। जिस तरह हमने बात की डिसीजन मेकिंग पे कि अगर तो सॉल्यूशन ट्रू हो जाए तो आउटपुट के लिए कॉल हो जाती है, अगर सॉल्यूशन ट्रू नहीं हो गई तो प्रोसेस दोबारा होगा। तो इसका मतलब है कि ये इसके लिए फिर बाद हम प्री डिफाइंड प्रोसेस को भी यूज़ करते हैं। फ्लो चार्ट के अंदर बाद औक़ात रिमार्क्स देने के लिए हम इस सिंबल को यूज़ करते हैं। इस सिंबल का मतलब है कि हमने अगर फ्लो चार्ट के अंदर रिमार्क्स देने हैं तो फिर हम इस सिंबल को यूज़ करते हैं। फ्लो चार्ट की दो एग्जाम्पल हम देखते हैं कि किस तरीके से फ्लो चार्ट वर्क करता है। एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 को हम देखते हैं फ्लो चार्ट की मदद से। ड्रा फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। इस एग्जाम्पल को हम अलगोरिथम की मदद से भी सॉल्व करके आए हैं। अब हम इसी एग्जाम्पल को फ्लो चार्ट की मदद से सॉल्व करते हैं। जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि फ्लो चार्ट जितनी भी है ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, मुख्तलिफ सिंबल की मदद से एक लेआउट की तरह काम करता है। 50 नेचुरल नंबर के लिए सम निकालने के लिए हम फ्लो चार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। अभी हमने इस सिंबल की वजाहत देखी है कि जब भी हमने फ्लो चार्ट स्टार्ट करना है तो इस साइन को यूज़ करेंगे, इस सिंबल को यूज़ करेंगे। हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट हुआ है इस सिंबल के साथ। नेक्स्ट सम इज इक्वल टू 0, यहाँ हमारा प्रोसेस होगा। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 0, अभी हमारे पास सम क्या है 0 और वो नंबर हमारे पास क्या है 0। नेक्स्ट हम नंबर ऐड करते जाएंगे, उस नंबर के अंदर हमारे पास सम आता जाएगा। यहाँ हमारी प्रोसेसिंग हो रही है, जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं वो अरिथमेटिक, क्योंकि हमने 50 नेचुरल नंबर का सम निकालना है, इसलिए हम यहाँ अरिथमेटिक ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हुए, प्लस को इस्तेमाल करते हुए इस फ्लो चार्ट को ड्रा करेंगे। नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1, उस नंबर के अंदर 1 ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आता जाएगा। और सम को काउंट करने के लिए सम अभी हमारे पास 0 है, सम के अंदर वो जो नंबर हम ऐड करते जा रहे हैं उसको ऐड करते हुए हमारे पास सम भी आ जाएगा। ये दो जो स्टेप्स हैं ये यहाँ प्रोसेसिंग हो रही है, ऑपरेशंस अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं। नेक्स्ट इस प्रोसेस को शिफ्ट किया जाता है डिसीजन मेकिंग पे कि इज नंबर इज इक्वल टू 50। चेक किया जा रहा है कि जो नंबर है वो सम वाला वो 50, यानी कि जो ऐड कर रहे हैं नंबर वो 50 है, यस है, तो फिर उसका हम जो सम है वो प्रिंट कर देंगे। अगर नहीं है तो फिर नो की कॉल होगी, तो दोबारा प्रोसेसिंग के लिए जो हमारे कॉल है वो रिपीट होगी। अगर तो हमारा वो जो नंबर 50 तक आ चुका है, यस 50 तक हमने ऐड कर लिया है, तो फिर हम उसका सम प्रिंट कर देंगे। अगर अभी तक 50 तक नंबर नहीं लिया गया, यानी 40 तक ही नंबर लिया गया है,
हमने तो सम फाइंड करना है 50 नेचुरल नंबर का। 40 तक नंबर कॉल करने के बाद अगर आपको इस यहाँ से डिसीजन मेकिंग सिंबल में चेक किया जाए कि नंबर कौन सा है, अगर नंबर 40 होगा या लेस देन 50 होगा तो फिर दोबारा जो है कॉल वो वापस जाएगी और उस पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे। फिर दोबारा यहाँ आके डिसीजन मेकिंग सिंबल के अंदर चेक किया जाएगा, तब तक चेक किया जाएगा जब तक वो नंबर 50 ना हो गए। अगर नंबर वो 50 आ चुका तो फिर इसका मतलब है कि हमारे जितने भी नंबर हैं उनका हमने सम निकाल लिया है। फिर जो भी सम आएगा 50 नेचुरल नंबर का हम उसका प्रिंट निकाल लेंगे और इस फ्लो चार्ट को एंड कर देंगे स्टार्ट के लिए और एंड के लिए ये एक ही किस्म की जो सिंबल है इसको हम यूज़ करते हैं। इसी तरह हम फ्लो चार्ट की मदद से एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। ड्रा अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर को हम एल्गोरिथम की मदद से भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम फ्लो चार्ट की मदद से किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए किस किस स्टेप को यूज़ करते हैं ये देखते हैं। हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है इस साइन की मदद से, स्टार्ट फैक्टोरियल 1 नंबर इज इक्वल टू 1। रीड नंबर, उस नंबर को रीड करो। नेक्स्ट फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n। अभी हमारे पास फैक्टोरियल भी 1 है और नंबर भी 1 है। इसी तरह हम वो उस फैक्टोरियल को नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ये सिलसिला हमारा चलता जाएगा और फैक्टोरियल हम निकालते जाएंगे। नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1। नेक्स्ट जो है हम यहाँ डिसीजन मेकिंग सिंबल के अंदर कंपैरिजन करते हैं कि इज n ग्रेटर देन नंबर, कि वो जो नंबर हमारे पास आया है वो दिए गए नंबर से बड़ा है। अगर तो बड़ा है तो इसका मतलब है फैक्टोरियल निकल चुका है, तो हम यस की कॉल करेंगे और उसका रिजल्ट प्रिंट कर देंगे। अगर नहीं है तो फिर नो की कॉल होगी और दोबारा ये टेस्टिंग होगी। ये सिलसिला चलता रहेगा तब तक के लिए जब तक द नंबर इज ग्रेटर देन नंबर। अगर वो नंबर ग्रेटर देन होगा तो यस की कॉल हो जाएगी और फिर हमारा जो फैक्टोरियल है उसको हम प्रिंट करने के लिए कॉल करेंगे। प्रिंट करने के बाद हमारा वो फैक्टोरियल जो है वो उसका आंसर आ जाएगा और फ्लो चार्ट हमारा एंड हो जाएगा। आज के लेक्चर में हमने जिन जिन टॉपिक्स पे बात की उसकी समरी की देख लेते हैं कि आज हमने किस किस टॉपिक पे बात की। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बात की कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किन किन स्टेप की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉब्लम पे बात की कि प्रॉब्लम क्या होती है और उसको सॉल्व करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिर हमने बात की प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पे कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड जो हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं और प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। फिर हमने बात की एल्गोरिदम पे कि किसी भी प्रॉब्लम को एल्गोरिदम की मदद से कैसे सॉल्व किया जा सकता है और किस तरीके से मुख्तलिफ और फाइनाइट स्टेप को यूज़ करते हुए हम एल्गोरिदम की मदद से किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। फिर हमने लास्ट में बात की फ़्लो चार्ट पे कि फ़्लो चार्ट क्या होता है। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये मुख्तलिफ सिंबल को इस्तेमाल करते हुए, और फिर हमने ये भी देखा कि जब हमारे पास प्रॉब्लम शॉर्ट होती हैं तो हम फ़्लो चार्ट को यूज़ करते हैं, अगर प्रॉब्लम बढ़ जाए तो हम एल्गोरिथम को इस्तेमाल करते हैं।
आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था, यूनिट नंबर 1 का, वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।